अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूएस की डेब्ट सीलिंग का इशू चल रहा है। काफ़ी दिन से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यूएस जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज़ अगर यूएस की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करती है तो दुनिया की बहुत सारी दीगर ममालिक की इकोनॉमीज़ के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ कि यूएस की डिफ़ॉल्ट ये कैसी बात हो रही है? क्योंकि हमारे जैसे छोटे ममालिक जो हैं उनकी तो डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं और हमारे सरों पे हर वक़्त डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही होती है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट की बातें आजकल डेली हो रही हैं। लेकिन जो यूएस इकोनॉमी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में जिसका शुमार है, क्या वो भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है? इस चीज़ का अब हम जायज़ा लेते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात आ रही है काफ़ी दिन से खबरों में कि जो है डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर तो यूएस जो ट्रेज़री है उसने मज़ीद जो है कर्ज़ा यानी कि नहीं दिया यूएस गवर्नमेंट को, तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है और हो जाएगा। व्हाइट हाउस डज़न्ट हैव अ बैकअप प्लान इफ कांग्रेस डज़न्ट रेज़ द डेब्ट सीलिंग। अब कांग्रेस यानी कि जो पार्लियामान है यूएस की, उसने ये करना है कि इकट्ठे बैठकर और कह देना है कि जी हम अप्रूव करते हैं कि हम 1 या ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन और हम डॉलर्स की डेब्ट जो है ना वो यूएस को हम दे रहे हैं। और वो क्या होगा कि जो उनका जो फेडरल रिज़र्व है, जो कि एक मनी प्रिंटिंग मशीन है, वो 2 ट्रिलियन अपनी फैक्ट्री में प्रिंट कर के दे देगा इसको यूएस गवर्नमेंट को और उसके साथ बाद वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी चलाएँगे बल्कि उसी 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन से वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर भी रूल करेंगे। तो अब ये मुसीबत पड़ी हुई है और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ बल्कि हर साल ही जब इनकी सीलिंग ख़त्म हो जाती है और नई डेब्ट इनको नया कर्ज़ा चाहिए होता है, तो इसी किस्म की बातें होती हैं कि कंट्री जो है डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और फौरी तौर पे हमें डेब्ट सीलिंग अपनी इंक्रीज़ करनी है और हमें फेडरल रिज़र्व से मज़ीद लेना है। तो ये इनका नॉर्मल रूटीन है। अगर जो लोग इस न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि हर साल 2 साल बाद ये इस तरह का तमाशा होता है। बाइडेन जो है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट कंसिडरिंग टू यूज़ द 14th अमेंडमेंट। ये मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा ये कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बाइडेन शुड प्रिपेयर टू गो दैट रूट विद डिफ़ॉल्ट पॉसिबल एज़ सून एज़ 6 डेज़, यानी 6 दिन के अंदर-अंदर अगर यूएस को ये पैसा ना मिला गवर्नमेंट को, तो फिर ये मुल्क जो है यूएस जो है वो डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाएगा। तो बहरहाल ये जो पार्लियामेंट है वो चाहती है कि वो बाइडेन जो है वो 14th अमेंडमेंट यूज़ करे। 14th अमेंडमेंट क्या है? वो ये है कि जो क्लॉज़ 4 ऑफ द 14th अमेंडमेंट स्टेट्स दैट वैलिडिटी ऑफ द पब्लिक डेब्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शैल नॉट बी क्वेश्चन्ड, यानी कि गवर्नमेंट जब भी इस पब्लिक डेब्ट को इंक्रीज़ करना चाहे, अगर वो कहे कि ये हम 2 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन और पब्लिक डेब्ट ले के मद में हम ले रहे हैं और फेडरल बैंक रिजर्व से ही उन्होंने लेना है, वो एक प्रिंटिंग मशीन है जो कि वो उनको प्रिंट करके दे देगी, तो कोई भी इस प्रेसिडेंट के इस हक को क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, यानी वो आज़ाद है इस बारे में कि वो खुद से बगैर पार्लियामेंट की में वोट करवाए बगैर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की यानी कि अप्रूवल लिए बगैर वो खुद ये साइन करके ये ऑर्डर कर दे। सो ये होता है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर ये इशू क्यों चल रहा है? बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि इनकी इकोनॉमी मुस्तकिल डाउनफॉल का शिकार है और ये आपको मैं इस चार्ट से दिखा रही हूँ कि 1950 से 2020 तक इनकी जो इकोनॉमी है वो एक ग्रेजुअल आप देखोगे कि डिक्लाइन की तरफ जा रही है और ये ग्रेजुअली ये बहुत नीचे जा रही है और इस 2020 में -3.5 इनका जीडीपी रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है बल्कि डिक्लाइन ही हो रहा है उनकी इकोनॉमी का। बहुत बड़ी-बड़ी उनकी फर्म्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, लग्ज़री आइटम्स की जो फर्म्स हैं वो बंद हुई हैं और उसके अलावा बहुत सारे बैंकों का आपने पिछले दिनों सुना है कि वो एक-एक करके डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं और बंद होते जा रहे हैं। तो ये एक
इकोनॉमी की हालात हैं जो कि खुद से अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती, खुद से अपने पैरों पे वो लोग खड़े नहीं हो सकते, खुद से वो अपनी जितना उनका खर्चा है उतना वो कमाई नहीं कर सकते, और वो करते क्या है कि वो दूसरे मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगा के और डिफरेंट जंगें उनके ऊपर वेज करके और उनके रिसोर्सेज चोरी करके और उनको अपना गुलाम बनाकर, ये उनका तरीकाकार बन गया है कि हम किस तरह से अपना बजट जो है वो पूरा करें, बल्कि सरप्लस बजट अपने पास लेकर के आएँ, और ये जो 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर्स ये लेंगे फेडरल रिजर्व से, यही इसी में से कुछ रकम वो आईएमएफ को देंगे और डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, जहां से आईएमएफ वही पैसा हमें कर्जे पे देगा और फिर हमसे कहेगा कि अब ये किस्त वापस करो, अब ये किस्त वापस करो। लेकिन जहां से ये पैसा ओरिजिनेट हो रहा है यूएस फेडरल रिजर्व से, वो कभी भी नहीं कहेगा यूएस को कि भाई तुम कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेब्ट में आ गए हो, तो अब हम वापस करना शुरू करो। ये बात नहीं होगी। तो ये मैं जो रेस कर रही हूँ वो एक मॉरल क्वेश्चन रेस कर रही हूँ कि अगर हमारा जो, जैसे कि मैं आपको ये फिगर्स पहले दिखाती हूँ कि यूएस की जो पब्लिक डेथ है वो 31 ट्रिलियन डॉलर्स है, 31 ट्रिलियन डॉलर्स। और आपको पता है 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं। और पब्लिक डेथ के अलावा इंट्रा गवर्नमेंट डेथ, उसके अलावा और भी इनके ऊपर है जो कि मिला जुला के शायद 50 ट्रिलियन पे चली जाती है। तो ये 31 ट्रिलियन डेप्थ डॉलर्स की डेप्थ इनकी पब्लिक के ऊपर है, इनके लोगों के ऊपर है, यूएस के लोगों के ऊपर। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में हमारे ऊपर जो डेप्थ है वो 126 बिलियन है सिर्फ, यानी 1 ट्रिलियन भी नहीं, उसका भी 1/10 हिस्सा है जो हमारे ऊपर जो कर्जा है। तो हम क्यों नहीं एक अपना बैंक बना लेते और उससे कहते हैं कि प्रिंट कर दो हमें इतने सारे डॉलर्स, और हम खुद ही जो है वो अपने आप को कर्जा दें और अपने आप को खुद ही बेल आउट करते रहें और खुद ही जो है दुनिया से कारोबार करते रहें। तो ये हम क्यों नहीं करते? बिकॉज़ ये एक मॉरल क्वेश्चन है, हम ये मॉरली रॉन्ग है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया के साथ हम इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड हैं, तो हम इस किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबल हरकत नहीं कर सकते। लेकिन यूएस के लिए तो ये इर्रेस्पॉन्सिबल हरकत नहीं है, उसके लिए तो ये एक नॉर्म है और उसके लिए एक ऐसा काम है जो वो हमेशा हर साल करता ही रहता है। क्योंकि ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से एक तो ये दुनिया भर में इनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो जा करके रिसोर्सेज को कैप्चर करती हैं, लोगों को, दूसरी मुल्कों की हुकूमतों को अपना गुलाम बनाती हैं, और वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटलिज्म का गोल ही ये होता है कि वेल्थ को एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें। और इसी तरह से उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के साथ भी किया। आप देख रहे हो कि ये यूएस के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा है कि बॉटम के 20% लोग और उसके अलावा एक और 20% लोग, ये सब मिला करके इनके पास 10 ट्रिलियन डॉलर्स भी नहीं है एज एन एसेट। यानी 40% लोग यूएस के अंदर ऐसे हैं जिनके पास तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। और उससे जो ऊपर का थर्ड, जिसको मिडिल क्लास आप कह लो, उसके पास 12 ट्रिलियन है, और उसके बाद जो अपर क्लास है, अपर क्लास की जो 40% है, उसके पास यानी कि आप समझ लो कि 125 से भी ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर्स हैं, और जो टॉप 20% है, सिर्फ वो अगर उनको अलग करके देखें तो उनके पास 106 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। और आप समझ लो कि जितनी भी दुनिया के बड़े से बड़े बिलियनर्स हैं, वो सब के सब यूएस के अंदर ज़्यादातर मौजूद हैं। यानी कि आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनइक्वालिटी, जबकि यूएस अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहता है, और डेमोक्रेसी के अंदर तो वो एक वेलफेयर स्टेट होता है, डेमोक्रेसी के अंदर तो इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर तो 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से सब लोग इक्वल होते हैं। तो फिर रिसोर्सेज और ये वेल्थ का क्या चक्कर है? ये किससे इतनी एक्यूमुलेट हो गई हैं, और ये इतना ज़्यादा 20%, बल्कि उससे भी ज़्यादा, आप अगर आप और जगहों पे देखो तो 1% जो टॉप है उसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है। ये चीज़ जो है वो सिर्फ
यूएस में नहीं है बल्कि यूरोप के अक्सर ममालिक में भी है। ब्रिटेन के बारे में मैं आपको ये न्यूज़ दे रही हूँ बिल्कुल रीसेंट, कि ब्रिटिश ट्रेजरी के चीफ ने कहा है कि यूके की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाने का उसका खतरा है, और वो कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती रही तो हम इकोनॉमी को रिसेशन के अंदर ले के चले जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से बचने के लिए हम ऐसा अगर हमें करना पड़ा तो हम करेंगे। तो ये क्या चक्कर है इनका, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और यूरोजोन के अंदर 3 चार्ट्स वो कह रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी दिस चार्ट्स के जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस चार्ट में, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ। ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी नीचे जा रही है, क्या चक्कर है। इन्फ्लेशन का चार्ट मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ। इन्फ्लेशन जो है वो ऑल आइटम्स में आप देख लो 8% बढ़ गई, फूड आइटम्स जो है वो 10% बढ़ गए, एनर्जी की कॉस्ट 40% बढ़ गई स्पेशली यूक्रेन वॉर की वजह से, उसके अलावा सर्विसेज और इन की चीज़ें में भी इन्फ्लेशन हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 2022 में इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें और गैस और ये जो ऑयल वगैरह ये सब में इन्फ्लेशन हुई है। तो ये जब इतनी इन्फ्लेशन होती है तो इकोनॉमी जो है वो समझो कि रिसेशन की तरफ जाती है, समझो कि लोगों के पास पैसा स्पेंडिंग मनी कम हो जाता है और इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सो ये यूरोप का हाल हुआ हुआ है इस वक्त। ये मैं आपको एक छोटा सा इसमें ऐड कर रही हूँ कि ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स इंडेक्स अगर आप ये निकाल के देखो, इसमें तकरीबन 500 लोग जो कि दुनिया के बिलियनियर्स हैं, जिनके पास ये देखें 6 बिलियन मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा जिसके पास मनी है, वो सब 500 तकरीबन लोगों का ये लिस्ट है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि टॉप के ऊपर मैं अब जब जा रही हूँ तो जो जिन लोगों के पास 100 बिलियन डॉलर्स हैं और उससे ज़्यादा, वो तमाम के तमाम जो है वो यूएस के सिटीजन्स हैं। और उसके नीचे भी आप देखोगे कि ये 95, 90 और ये 60, ये भी आपको ज़्यादातर यूएस के सिटीजन्स यहाँ पे दिखाएंगे। यानी कि एक अंबार लगा हुआ है यूएस के अंदर बिलियनियर्स का। ये कुछ इंडियन आपको नाम नजर आएंगे, मुकेश अंबानी और ये गौतम अदानी, ये जिनके बारे में स्कैंडल्स अभी पिछले दिनों सामने आए थे। तो लेकिन ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कि ये ज़्यादातर यूएस के अंदर बिलियनियर्स दुनिया के सबसे बड़े-बड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर है, और उसके अलावा भी चाइना में भी, इंडिया में भी, जितनी भी इकोनॉमीज़ जो इस तरह की कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करती हैं, उनके अंदर बहुत सारे बिलियनियर्स पैदा हो चुके हैं। और इन बिलियनियर्स का मतलब है कि ये इन तमाम ममालिक में जो वेल्थ है वो अक्यूमुलेट हुई हुई है चंद लोगों के हाथों में, चंद फैमिलीज के अंदर, जबकि ज़्यादातर अवाम जो है वो पुअर है। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी पिछले दिनों लिखा था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म फेल ईच अदर। इसमें मैंने ये बड़ा अच्छा एक कोट हाईलाइट किया था, वुल्फगैंग मेर्केल की एक ऐसे में से मैंने ये कोट किया था कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कहता है, और जबकि जो डेमोक्रेसी है वो इक्वल सिविक और पॉलिटिकल राइट्स कहता है। जब इक्वल सिविक और पॉलिटिकल राइट्स होंगे सही मानों में, तो डेफिनेटली वेल्थ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट चीज पे चलते हैं, तो यही समझ नहीं आता कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक ही मुल्क में एक ही आइडियोलॉजी के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। इसी तरह से कैपिटलिज्म का काम है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेड करना, जबकि जो डेमोक्रेसी है उसका काम है कि कॉमन गुड फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। और ये दोनों ज़ाहिर है एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी क्या कहती है कि डिबेट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, और जो मेजॉरिटी है उसकी डिसीजन ले लो। लेकिन जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज़ाहिर है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या और इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हायरार्की फॉलो होती है, और टॉप की लेवल पे जो मैनेजर्स हैं और ओनर्स हैं
वो डिसीजंस करते हैं। तो ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। अगर कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वो टोटली उसके हर काम अपनी आवाम के लिए और दुनिया भर के साथ जो उनकी डीलिंग्स है उसमें उनकी वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, और ये एक डेमोक्रेसी का स्लोगन सिर्फ यूज़ किया जाता है और असल काम उनका कुछ और वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सब एक्चुअली एक मॉरल क्वेश्चन है जो मैं ये यहाँ पे रेज़ कर रही हूँ, और यही इसीलिए रेज़ कर रही हूँ बताने के लिए कि भई ये जो डेमोक्रेसी का फ़केड़ है, या तो इसको आप छोड़ दो या फिर आप कैपिटलिज़्म को समझो कि कैपिटलिज़्म जो है वो, अगर उसकी डेफिनेशन तो बड़ी अच्छी है कि हर बंदा जो है वो अपनी मेहनत के मुताबिक अर्निंग कर सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस अगर आप दुनिया में देखो तो वो बहुत ही नेगेटिव हुए हैं। बहुत ही उन्होंने इक्वालिटी को ख़त्म किया है, और रिसोर्सेज़ को मतलब जैसे फ़िरौनों के पास सोने और के खजाने होते थे ना, वही अभी इस वक़्त हालात हैं यूएस के अंदर और इस तरह के और चंद ममालिक के अंदर। तो यहाँ पे इससे भी आपको दिख रहा है पीयू रिसर्च की ये एक फाइंडिंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1983 से 2016 तक जो उसके यूएस के अंदर जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो पहले 7% थी, अब वो घट करके 4% हो गई है। जो जिसको मिडिल क्लास कहते थे, जो किसके बड़ा अच्छा बूम आया था, ये कि भाई बहुत बड़ी मिडिल क्लास है यूएस के अंदर और इस तरह की यूरोपियन ममालिक के अंदर, तो वो 32% से कम होते होते 17% पे आ चुकी है। और जो अपर क्लास है, अपर इनकम क्लास है, वो 60% पे अगर थी 83 में, तो अब वो 79 यानी 80% पर चली गई है। सो दिस इज द थिंग कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और लाइक ये अच्छे साइंस नहीं है, और ये अब देख लो कि बिलियंस ईयर्स जितने भी ज़्यादा हो जाएँ आपकी कंट्री में, लेकिन वो आपको कंट्री को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका पॉलिसी या उनकी जो वे ऑफ वर्किंग ही ये है कि उन्होंने वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, छुपाना है, अपने कब्ज़े में करना है, और मुल्क की, कौम की जो फलाह बहबूद के लिए उनको उस वेल्थ को इस्तेमाल नहीं होने देना। तो लेट्स सी अब क्या होता है 6 दिन के अंदर यूएस के अंदर।